ओके, तो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर के कुछ सम्स किए थे, ठीक है। बट आज के लेक्चर में हमको उसी टॉपिक के ऊपर और कुछ एमसीक्यूज देखने हैं जो कि थोड़ा काइनेमेटिक इक्वेशंस या कार जो होता है, कार मूविंग बस के ऊपर थोड़ा बेस ज्यादा रहेंगे, तो हमको आज के लेक्चर में देखना है, ठीक है। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। Yes. I hope you can see the screen. Yes, sir. Okay, so just read the question. Okay, a car A moving with uniform velocity 44 meter per second overtakes another car B which is just moving from rest with an acceleration 2 meter per second. After how much time do they meet again? Okay, so देखो, it's again a interesting question. You can just see एक कार जो है, तो अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखो कि मैं स्क्रीन शेयर जो है वो ऑलरेडी ऑन रखता हूँ पूरे लेक्चर में। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि अब जब चाहिए आप तभी स्क्रीन देख सकते हो, या जब चाहे तब आप ये बोर्ड, जब मैं बोर्ड पे लिखने रखता हूँ तो आपको बोर्ड के ऊपर वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, तो वो आपका बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो स्क्रीन छोटा हो जाएगा और बोर्ड बड़ा हो जाएगा, समझ में आने से। तो जब आपको स्क्रीन देखना है तो आपको स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करना है, और जब आपको बोर्ड देखना है तो आपको बोर्ड के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी ऐसा करो। यस बोलो सर, मेरा बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा है। बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा है? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं ही बड़ा करूंगा आपको। बट फिर क्या है ना कि अगर मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ तो फिर आपको क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के ऊपर जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे वैसे पहले कॉपी करके लेंगे और फिर स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे, तो आपको बोर्ड बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। चलो जस्ट ओके read the question carefully. A car A which is moving with uniform velocity 44 meter per second. So this is suppose the car A which is moving already with a uniform velocity of 44 meter per second. Okay, overtakes another car B. So this is the car B which is just moving from rest with an acceleration of 2 meter per second square. Okay, so this is u is going to be equal to 0 because it starts from rest, and acceleration इसका दिया हुआ है a is going to be 2 meter per second square. Okay, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों कार्स जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार अगर वो ओवरटेक कर लेता है, देखो ठीक से क्या दिया हुआ है कि कार A just overtakes this B which just starts, तो ये just start हुआ है और ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो एक समय आगे क्या होगा कि ये जो है वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहेगा। ये सपोज यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये कांस्टेंट स्पीड से आगे चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो है, इसका इनिशियल स्पीड तो 0 है, नो डाउट, बिल्कुल 0, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बट आफ्टरवर्ड्स इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। एक समय के बाद उसका स्पीड जो है वो थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा बढ़ेगा। तो इट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, एंड सिंस इट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, कभी ना कभी ये जो B है वो इस A को ओवरटेक करेगा फिर से एक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B का जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वो इस कार A को कभी ना कभी ओवरटेक जरूर करेगा, क्योंकि A जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो B जो है वो कभी ना कभी इस A को ओवरटेक कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। हमको पूछा ये है कि what is the time, correct है ना? Just check again the question. How much time do they meet again? Meet again मतलब overtake, ठीक है। B को overtake करने के लिए कितना टाइम लगेगा?
वही हमको यहाँ पे पूछा है। चलो ठीक है। So what will be the equation of motion of this car A here? Can you find out the distance traveled by the car A in time t? उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन बताएगा? Yes, anybody? How will you find out the distance traveled by the car A in time t, some time t, whatever it may be? What formula we will use in order to find out the distance traveled by the car A in time t with the velocity 44 meter per second? उसका velocity constant है, तो इक्वेशन कौन सा यूज होगा? यस, एनीबॉडी? बोलो फटाफट, गलत गलत बोलो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस रोहित? सर नो आइडिया। ओके ठीक है, देखो एक एक ये सिंपल सी बात तो आपको पता होगी कि जब भी कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता है, मान लो v इतने स्पीड से मूव करता है, तो स्पीड होता क्या है एक्चुअली? डिस्टेंस ट्रैवर्ड इन 1 सेकंड, बराबर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? तो v इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 2 सेकंड में कितना करेगा? उसका डबल करेगा। 3 सेकंड में ट्रिपल करेगा। तो इस तरह से 4 जितने भी टाइम हो गया, तो उस टाइम के अंदर वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए हमको ये फॉर्मूला मिलेगा s = v * t। याद रखो, डिस्टेंस = स्पीड * टाइम। दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला which you have to use only when the velocity is constant. Remember, जब भी velocity constant होता है तो हमको ये यूज करना है, distance = speed into time। याद रखो सर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है सर? ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो तो यहाँ पे वेलोसिटी लेना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस बोलते हैं तो यहाँ पे स्पीड लेना पड़ेगा। मतलब सर हमारे मानने पे है, मतलब हम इसको स्पीड भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिंदास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, कर्व तो है नहीं ऐसा, ठीक है नहीं। अगर मान लो कर्व होता तो उस केस में फर्क पड़ता था, तो उस केस में डिस्टेंस अलग होता और डिस्प्लेसमेंट अलग होता, बराबर। उस केस में स्पीड अलग होता, वेलोसिटी अलग होता, राइट। लेकिन जबकि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में हो जा रहा है, ठीक है नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे कि Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, can you explain this sum again? मतलब ये जो अभी जो मैंने बताया स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का, या ये पूरा सब है? पूरा सम सर, एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन गया था, सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार पहले ये पढ़ो, just read the question carefully. A car A moving with a uniform velocity 44 meter per second. This is the car A which is moving with 44 meter per second in a straight line, okay? And it overtakes मतलब इस दूसरे कार को वो ओवरटेक करता है, which just starts moving from rest। तो मतलब ये रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, and with an acceleration of 2 meter per second square। ये पूरा जो डेटा है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, बोर्ड पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। Now we don't require the screen, and just remember what we have to find out. We have to find out the time after which they meet again. That Yes, means we have to find out the time after which this B will overtake A back। अब यहाँ पे तो A ने B को overtake किया, क्योंकि A is moving with constant speed and this B is at rest, so obviously A will overtake। But when this A will overtake, B will also start moving, okay? ये B जो है वो भी उसी समय मूव करना चालू करेगा, और उसका लेकिन इनिशियल स्पीड भले 0 है, लेकिन उसका स्पीड बढ़ते जाने वाला है, ये उसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और उसी वजह से क्या होगा कि कभी ना कभी वो ए को ओवरटेक जरूर करेगा, बिल्कुल। और जब भी वो ओवरटेक करेगा तो उस समय दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे होंगे, ये समझ सकते हो ठीक से। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा कि जब ए और बी दोनों एक ही टाइम पे एक ही डिस्टेंस पे होंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे होंगे। उस समय सपोज बी जो है वो एस बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ए जो है वो एस ए इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको कंडीशन ये अप्लाई करना है कि
the distance traveled by A must be exactly same as the distance traveled by B and neither same time also. सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करते हैं तभी वो इनके मिलने के चांसेस है, ठीक है नहीं? क्योंकि मिलना किसको बोलते हैं? When we say that both of these bodies will meet together, meet का मतलब वही है कि both of them will arrive at the same point at the same time, right? तो इसलिए suppose we assume that they meet at the time t, तो t टाइम के अंदर क्या होगा? ये a ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और b ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दोनों इक्वल बनेंगे, ये हमारा बेसिक कंडीशन है। लेकिन अभी सवाल पैदा होता है कि हाउ वी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a इन टाइम t। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी अभी डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं a के लिए। तो इससे हमको क्या मिलेगा? SA इज इक्वल टू स्पीड जो कि उसका 44 है वो यहाँ पे रख देंगे और टाइम जो कि हमको पता नहीं t वही ढूंढना है तो ये t भी यहाँ पे रख देंगे एज इट इज। इससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस SB हियर, तो B जो बॉडी है वो जब ट्रैवल करेगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? चेक करो और बताओ जल्दी। नहीं कर सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड, एंड व्हेनेवर द मोशन इज एक्सेलरेटेड we can no longer use this formula here. Okay, so instead of that, which formula we can just use this for this body B here? S is equal to VT। अरे वो तो वही हो गया ना, फिर वो नहीं कर सकते, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। B के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Second kinematical equation. Remember, we have to use second kinematical equation for body B. Why? Because A acceleration जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में वो रेस्ट में है लेकिन बाद में जाके उसका स्पीड बढ़ता बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसने ट्रेवल किया हुआ जो डिस्टेंस है वो इतना सिंपल तरीके से हमको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतना ये फॉर्मूला यूज करके तो हमको कभी नहीं मिलने वाला इस टाइप का फॉर्मूला। इसीलिए हमको इसके लिए सेकेंड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना है। सो फॉर द बॉडी B you can just use the second kinematic equation. SB is equal to UT plus half A t square. This is the second kinematic equation. And ये समझा ठीक से why we are using this second kinematic equation for body B? Because its motion is accelerated one. Okay. Even अगर ये body A के लिए भी अगर वो equation use करते थे तो भी देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। देखो SA is equal to UT plus half A T square, ये अगर A के लिए यूज करते हैं तो देखो क्या होगा। देखो SA is equal to U कितना है उसका 44, जो उसका इनिशियल स्पीड है वही फाइनल है क्योंकि its speed is constant, it is moving with uniform speed, therefore U will be 44 into T, we don't know how much it is, but acceleration is going to be 0 for this body. Are you getting why? Because its speed is constant. जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है तो obviously हम बोल सकते हैं acceleration is going to be 0. And that's why this second term will just get vanished, वो रहेगा ही नहीं। half into 0 into t square मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 0 plus anything is the same thing only, and that's why we can just get this SA is equal to 44 into t also from the second kinematical equation here. Getting this? जो हमको यहाँ पे भी मिला हुआ है already। तो देखो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो या हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज करो, there is no difference, कोई फर्क नहीं पड़ता। It's okay, we can just go by any method, no doubt. But in case of the accelerated motion, compulsorily we have to use the second kinematic equation only, not this distance equal to speed into time वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा SB is equal to U कितना है उसका 0 है, देखो इधर। ठीक है, it starts from rest दिया हुआ है already, तो 0 into T we don't know how much it is, so 0 into T is going to be 0 only, plus half into A is going to be 2 here, तो ये 2 यहाँ पे डाल देंगे, and T square is again not known, so we can just put these values and here 2 will get cancelled and SB will be finally equal to 0 plus T square, मतलब simply T square। समझा क्या इधर तक? This is going to be equation number 2 we can say here. Okay, ये दोनों इक्वेशन में कुछ डाउट है? ठीक है, अभी आपको करना क्या है,
कि SA और SB सिंपली इक्वेट करने, बस इक्वेट। तो अगर हम इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, t square is equal to 44t. यस वेरी गुड। सो SA is equal to SB और इसका भी रीजन क्या है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मीट। ओके, so SA is going to be 44t which is going to be equal to SB which is t square, and hence if we just divide both sides by t in this case, okay, अगर दोनों तरफ t से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे t स्क्वायर का एक t और यहाँ पे एक t कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 44 is equal to t, जिसका मतलब होता है t is equal to 44, and since it is time it should be measured in seconds, and hence we can just conclude that the time taken for this body to meet is 44 seconds, which is there in the option check करो कौन सा है यहाँ पे correct वाला। Yes, we can just see that this first option is going to be the yes. Okay, so if you want you can just take the screenshot of this. सर हेलो Yes. सर। हाँ बोलो। सर बेसिकली मुझे सर थोड़ा सा फिजिक्स में ये प्रॉब्लम होता है कि सर अगर एक क्वेश्चन है तो सर मतलब बहुत ही मतलब सर हार्ड लगने लगता है, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो इसके सॉल्यूशन क्या है सर, इस पे एक कॉमन मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? देखो कॉमन सॉल्यूशन ये है कि फिजिक्स के अंदर ऐसा है कि अभी सपोज जो भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को तुम थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए ट्राई करो, प्रैक्टिकली ऐसा सचमुच हो रहा है ऐसा प्रैक्टिकली के लिए ट्राई करो। तो क्योंकि कैसा होता है कि हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के फॉर्म में अगर देखते हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, तो इस रूप से जब हम देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है। बट ये सोचो कि जैसे अभी तुमको अगर कोई पजल देता है, पजल, ठीक है, जैसे बचपन में तुमने कई सारे पजल सॉल्व किए रहेंगे कि नहीं, तो वो पजल्स ये ऐसा समझ लो कि ये दुनिया के अंदर हमको एक पजल दिया होगा, तो वो पजल सॉल्व करने के लिए जो हम जिस तरह से हम दिमाग लगाते हैं, जिस तरह से हम चारों तरफ से सोच के वो उसके ऊपर मतलब क्योंकि कोई कोई पजल जो है वो थोड़ा से ट्रिकी होते हैं, तो उसके अंदर हमको थोड़ा हटके सोचना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा हटके सोचने का आदत जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप करो, ठीक है नहीं। और दूसरा कि थोड़ा इंटरेस्ट लो, खुद से जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लो कि फिजिक्स के अंदर हो या ओवरऑल साइंस के अंदर ही जो है, तो उनको अगर इंटरेस्ट होना चाहिए बेसिकली। तो चलो बाकी ये जो मैथमेटिक्स है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो तो बहुत छोटी भी चीजें है, छोटी चीजें है, बट मेन क्या है कि हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। इफ यू जस्ट टेक द इंटरेस्ट देन इट बिकम्स जस्ट लाइक अ गेम। अब जैसे कोई गेम होता है, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट गेम अगर हो तो भी हम उसको सीखते हैं और वो हम इंटरेस्ट लेके हम उसको खेलते भी हैं, उसको मास्टर भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे चेस है, अगर चेस अभी चेस का कोई वैसे डेली लाइफ में तो कोई यूज होता नहीं है, बट फिर भी जिनको इंटरेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं और उसके रूल्स समझ के लेते हैं। सेम इज द केस विद दिस। बेसिकली क्या है कि अगर सपोज हम इंटरेस्ट लेते हैं और अगर उसके रूल्स अगर समझ के लेते हैं, मेन बेसिक फंडा क्या है कि हमको रूल्स समझ के लेने हैं। अब यहाँ पे चलो ठीक है, चेस के अंदर भी तो वो उसके अलग अलग के रूल्स होते हैं, हर एक गेम के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिजिक्स के अंदर एक्चुअली हम इस नेचर के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ नेचर ओनली, जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर भी काम में आने वाले हैं आगे चल के हमको। इसलिए वो समझना तो हमको उसमें तो हमको इंटरेस्ट होना ही चाहिए कंपल्सरी। तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा बिल्डअप करते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा ओके सर, सबसे थैंक्स। इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो प्रैक्टिस ही है। जैसे और उसमें ये भी है कि जितना प्रैक्टिस करते हो तो उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और जितना जितना इंटरेस्ट लेते हो उतना प्रैक्टिस करने का भी मन करता है, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ थोड़ा लिंक है। सर क्वेश्चंस कहाँ से ले सर, बेस्ट क्वेश्चन सर फिजिक्स से? क्वेश्चंस ना, हाँ सर, मतलब टॉपिक वाइज। यस यस यस, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ 1 मिनट में।
Yes. So let us see the next question. So I think you can see the screen. Just read the question. An aeroplane moves 400 meter towards north and 300 meter towards west and then 1200 meter vertically upwards. Then its displacement from the original position is. Okay. तो देखो ये जो एरोप्लेन है वो इस तरफ जाता है पहले, सॉरी पहले नॉर्थ की तरफ. ओके, तो मतलब ये नॉर्थ की तरफ को. अभी देखो इसमें ऐसा है कि ये जो प्लेन है, देखो याद रखो 400 टुवर्ड्स नॉर्थ, 300 टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 1200 वर्टिकली अप. ओके, सो ये याद रख लो. तो ये सपोज एक प्लेन है, इमेजिन करो, ठीक है. और अगर एरोप्लेन जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, अभी इस प्लेन के अंदर डायरेक्शंस जो है वो डायरेक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. तो ये चारों डायरेक्शंस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आराम से. ठीक है, दिस इज सपोज ये समझो नॉर्थ है, ये सपोज साउथ है, ये सपोज ईस्ट और ये वेस्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द प्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से वो स्टार्ट करता है सपोज. तो सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो भी 400 मीटर डिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया 400 मीटर. ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, साउथ सॉरी वेस्ट की तरफ, तो मतलब वेस्ट की तरफ 300 मीटर गया, ये हो गया उसका 300 मीटर डिस्टेंस. ओके, और उसके बाद फिर वर्टिकली अप, मतलब इस प्लेन से बाहर चला गया वो और यहाँ पे पहुंच गया, 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया. अभी इस सिचुएशन को भी तुम थोड़ा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो. ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, ऐसा इमेजिन करो. तो समझो ये प्लेन जो है वो पहले जो दो डिस्प्लेसमेंट्स है वो उसने उस प्लेन के अंदर ही किए हैं. ठीक है, ये प्लेन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है उस हॉरिजॉन्टल के अंदर ही वो मुड़ा है. ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो डिस्प्लेसमेंट उसका है वो वर्टिकल है, ऊपर की तरफ वो ट्रैवल किया हुआ है. तो इसलिए ऐसे केस में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इसको अप्रोच कैसे करना है. देखो ठीक से कि यहाँ से वो यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है तुमको पता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमको ढूंढ के निकालना है. उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, we have to construct a rectangle in this plane only. तो यहाँ पे इसको पैरेलल साइड यहाँ पे निकालो और इसका पैरेलल साइड यहाँ पे निकालो, तो एक रेक्टेंगल तुमको मिल जाएगा. ये देखो ऐसा. ठीक है, ये बन गया तुम्हारा रेक्टेंगल जो कि इस प्लेन के अंदर ही है, थोड़ा tilted है वो. यस, समझा ठीक से. So this is going to be the rectangle. Each and every angle of this rectangle is going to be 90 degree here. Okay, तो ये इस तरह से हर एक एंगल उसका 90 डिग्री है. और ऑब्वियसली हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं. तो इसलिए अगर ये 400 है, ये 300 है, तो जरूर ये भी 400 होगा और ये भी 300 होगा. ओके, और फिर उस केस में अगर हमको सबसे पहले ये वाला जो साइड है वो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ. इसको बोल देंगे चाहिए तो O, इसको चाहिए तो A, इसको B, इसको C और इसको D. ठीक है, how can we get this OB here? OB, tell me fast. Yes, 400. can we use Pythagoras theorem? हाँ, yes sir. Yes, so that's it. वही तो हमको चाहिए यहाँ पे. देखो क्योंकि ये राइट एंगल है ना, ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये राइट हैंड ट्रायंगल हो गया. तो उस केस में बोल सकते हैं कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. Okay, so we can just say OB square will be actually equal to 400 का square. ठीक है, तो 400 का square plus 300 का square जो बनता है एक्चुअली 1600. सॉरी 16 के ऊपर 4 जीरोस आएंगे, है कि नहीं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको खुद से तो 4 जीरोस आंसर में आ जाएंगे.
और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनता है 9, बट 9 और 4 0। तो वो यस 90,000 आ जाएगा, राइट। सो अभी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 zeros ऐड होके ये एक ही बार आ जाएंगे 4 zeros, लेकिन 16 plus 9 will be 25, but this is actually OB square, right? So if you want to find out OB, then the square root of this 25 का square root 5 और ये 4 zeros का square root 2 zeros, समझे नेक्स्ट है। और वैसे भी आपको पता है कि 3 4 5 is going to be a Pythagoras triplet, ये तो पता है। अगर इसके ऊपर 2 zeros लगा दो, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हमने तो वो 300 हो गया, इसको 400 हो गया और ये फिर 500 होगा कि नहीं। तो अगर 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 300 400 एंड 500 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए कंपलसरी। तो अगर इसमें 300 और 400 हमको दिख रहे हैं तो ये बीच वाला साइड हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, गारंटेड 500 होना चाहिए। वो लॉजिक से भी हम 500 निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो हमको मिल गया 500 करके। अभी ये सोचो कि ये जो है ये इस प्लेन में है OB और ये जो DB है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो जरूर इसको भी परपेंडिकुलर होगा इस OB को। तो अगर हम इस O और D को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये OD जो बन गया, तो OD इज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल OBD। चेक। तो अगर उस OBD ट्रायंगल के अंदर अगर हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया तो देखो क्या होगा, OD square can be written to be simply OB square plus this BD square, correct है। and then we can be able to get this OB square। अभी OB कितना है ऑलरेडी हमको मिला हुआ है 500, तो उसका स्क्वायर तो ये बन गया 500 का स्क्वायर, राइट, प्लस BD स्क्वायर। BD कितना है, इट इज 1200, so 1200 और उसका भी स्क्वायर करना है। तो अभी यहाँ पे हमको पता है। अच्छा, तुमको ये पता है 5 और 12 को लेके कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या? 5 and 12, चेक। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स 5 और 12 हो तो तीसरा साइड कितना होगा? देखो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 adds up to 169 which is the square of 13 ना, 13। हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा साइड क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो अभी ये सोचो अगर 5 का हमने 500 बना दिया, ठीक है, 12 का अगर 1200 बना दिया तो 13 का क्या बनेगा, 1300 बनेगा, और क्या बनेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि OD is actually going to be 1300, मतलब 1300 मीटर। और अगर सॉल्व करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 के ऊपर 4 zeros, हमको इंस्टेंटली कैसे सोचेगा कि अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाँ क्या 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 हमको मतलब ऐसा सूझेगा कैसे कि अगर ऐसा सम आया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बिकॉज अभी तक तो हमारा वो काइनेमेटिक का चल रहा था, इक्वेशन चल रहा था, बराबर। अभी उसमें मोशन था ना, स्पीड और एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में डिस्कशन था। यहाँ पे स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली इतना ही बोला है कि ये जो O है, एक प्लेन जो है वो इस तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट होता है, उस तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट होता है और ऊपर तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमको सिर्फ नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी तो दिया ही नहीं ना यहाँ पे कुछ भी। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे सिंपली ज्योमेट्री यूज करना है। ज्योमेट्री इस पूरे सिचुएशन का जो ज्योमेट्री है इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तुमने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में एक फार्मूला मैथ्स के अंदर सुना होगा कि अगर सपोज कोई बॉक्स होता है, अगर कोई हॉल होता है, हॉल, ठीक है, उस हॉल का जो डायगोनल होता है कि नहीं, समझो ये इस टाइप का हॉल है, तो इस हॉल का डायगोनल कैसे निकालते हैं पता है तुमको? डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करके जो मिलता है उसको हम बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये हॉल है तो ये कॉर्नर और वो सीधा सामने वाला कॉर्नर, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो अभी वो डायगोनल कैसे मिलता है, अगर इसका लेंथ L है, ब्रेड्थ अगर B है, ये ब्रेड्थ है सपोज, और हाइट अगर H है, तो तुमको ये पता है डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, D = √L² + B² + H²। ये देखा कभी? सर सुना लग रहा है। हाँ, सुना हुआ लग रहा है। मेंसुरेशन के अंदर ये फॉर्मूला आता है एक्चुअली, जब तुम वॉल्यूम वगैरह या एरिया वगैरह निकालते हो तो उस सेक्शन के अंदर ये फॉर्मूला मिलता है हमको।
D diagonal of a cube or diagonal of a rectangular parallel pipe is always equal to root of L square plus B square plus H square. If we use this formula directly here, even we can find out the final answer in that case also. अगर L के बदले ये डाल दो 400, B के बदले 300 और H के बदले 1200, क्योंकि ये पूरा जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करके हमको एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का डायगोनली मिलने वाला है एक्चुअली, क्योंकि ये उसका बेस है और उसको ये अगर खड़ा करो तो वो इस तरह का थ्री डायमेंशनल बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स का ये कॉर्नर और सामने वाला कॉर्नर, इन दोनों को ज्वाइन करने का वाला जो वेक्टर है या उसका जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट का लेंथ हमको ढूंढ के निकालना है। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री ओनली। तो ज्योमेट्री के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सर्कल है या पाइथागोरस थ्योरम कभी यूज करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी यूज करना पड़ता है। इट डिपेंड्स, ठीक है, सिचुएशन कैसा है उसको देखने के बाद ही हमको वो समझ में आना पड़ता है कि हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस लगता है थोड़ा सा इसमें, अंदर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि कभी क्या यूज करने का वो थोड़ा सा हमको वो और ऐसे हमको सोचना पड़ेगा, अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके तो आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये मेथड बताया, दूसरा ये वाला फॉर्मूला से आपको डायरेक्ट मिल सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 मेथड्स हमेशा होते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स हाउ वी अप्रोच दैट। तुम कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, तुमने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है और तुम किस तरह से उसको अप्रोच करते हो, वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और तुम्हारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। Okay, sir. So just take a screenshot of this. Okay. Let's see the next question. Okay, तो इसका आंसर कितना होगा? 1300 मीटर। ओके, let's see this next question. Read the question carefully. Yes, a particle is at a distance x equal to 5 meter at time t equal to 0. Okay, so this is suppose your x-axis and this is origin and this is x equal to 5. Okay, and this is at time t equal to 0. Okay, at and x equal to -7 meter at time t equal to 6 seconds. Okay, तो टाइम जैसे ही 6 seconds हो जाता है तो वो यहाँ पे x इक्वल टू -7, अच्छा -7 मतलब वो इस साइड में हो गया, ठीक है, तो मतलब वो इस तरफ चला गया यहाँ पे x इक्वल टू -7 और वो भी टाइम t इक्वल टू 6 seconds पे। ओके, एंड x इक्वल टू +2 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 10 seconds। ओके, तो मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा इधर, तो दिस इज x इक्वल टू 2 and that is at time t equal to 10 seconds. Okay, so find the average velocity of the particle during the intervals. Okay, so first interval यहाँ पे दिया हुआ है t equal to 0 to t equal to 6, दूसरा interval दिया हुआ है t equal to 6 to t equal to 10 and तीसरा इंटरवल दिया हुआ है t equal to 10 seconds.
ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी वी वांट टू फाइंड आउट। अच्छा अभी मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। देखो ठीक से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी अगर a का अगर सॉल्व करेंगे a के लिए, तो एक में इंटरवल क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6। तो देखो t इक्वल टू 0 पे कहां पे था, वो 5 पे था, और t इक्वल टू 6 पे कहां पे चला गया, इधर चला गया। तो मतलब यहां से अगर वो यहां पे चला जाता है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, बोल सकते हैं जल्दी। देखो यहां से यहां तक आने के लिए 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसको करना पड़ेगा, और यहां से आगे 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये 5 और ये 7 टोटल मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 12 इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे तो उसने स्टार्ट किया था t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे t इक्वल टू 6 पे हुआ, यहाँ पे पहुंच गया। तो 0 और 6 में टाइम इंटरवल कितना हो गया, 6 सेकंड्स का टाइम इंटरवल हो गया। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज 6 हियर। ओके, तो इसलिए टोटल जो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड मिलने वाला है, 2 मीटर पर सेकंड। बट सिंस इट इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन वी कैन कॉल इट एज अ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव गिना जाएगा। क्योंकि कल भी मैंने कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस बताए थे, जो कि राइट डायरेक्शन में सब पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये हो गया ए का। अभी बी के बारे में बात करते हैं। तो देखो इंटरवल क्या है, 6 एंड 10। तो यहाँ पे वो पहुंच गया। अभी इसके बाद यहाँ पे आने के लिए देखो ठीक से उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा उस इंटरवल में, को ढूंढ के निकालना है। तो अगेन यू कैन जस्ट से दैट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक वो जब जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट इसका -7 है, मतलब ये डिस्टेंस 7 हो गया और ये डिस्टेंस 2 हो गया। तो 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम डाल देंगे 9। और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, देखो 6 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स में टाइम इंटरवल कितना आता है, 4 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल आता है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 9 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, 4 2 जा 8 एंड 1 रिमाइंडर। सो 1 के ऊपर एक 0 दे दिया तो 10 हो गया। तो 4 2 जा 8 अगेन एंड 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20. Okay, so 2.25 meter per second, and that will be positive just because the particle is moving rightwards in this case. That's why its velocity will be positive. Let us check these two answers. We can just get the correct answer from these two only. तो देखो -2 and 2.25 ये जिन ऑप्शंस के अंदर हो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस हियर। अभी एवरेज वेलोसिटी हमको ढूंढ के लिए निकालने के लिए बोला है, और टाइम तीसरा जो है सी के अंदर हमको 10 सेकंड सिर्फ दिया हुआ है। तो 10 सेकंड्स के ऊपर कभी हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलना पड़ेगा हमको, और उसके लिए कोई इक्वेशन वगैरह तो दिया नहीं है। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, but we will have to find out this two velocities in the first two intervals only and just check the answer directly. Okay, so let's see the next question. अच्छा, शायद इसमें मिस्टेक है, जो थर्ड इंटरवल दिया हुआ जो है ना, तो वो एक्चुअली देखो ठीक से, ये जो थर्ड इंटरवल दिया हुआ है वो 10 सेकंड्स नहीं है, बल्कि वो t = 0 to t = 10 सेकंड्स ऐसा है। तो तीसरा भी इंटरवल ही है। अभी देखो अगर हमको थर्ड इंटरवल के अंदर अगर ये निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो अभी बताओ कैसे निकालेंगे सी के अंदर का। तो फिर से फॉर्मूला वही है हमारा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यस अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट इन दिस केस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 5 upon नहीं देखो यहाँ पे t 0 सेकंड्स में वो यहाँ पे था। ओके, हाँ और यहाँ पे 10 सेकंड्स के बाद यहाँ पे आ गया ना, यस, सो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है और ये भी पॉइंट है।
भले वो यहाँ पे जाके यहाँ पे आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जब हम काउंट करते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ही मैटर करता है। तो इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज सी। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब ये पूरा 5 डिस्टेंस हो गया, और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये डिस्टेंस 2 हो गया। तो 5 में से 2 हटा दो तो बचता है 3। ओके, so displacement is going to be only 3 meter here, so that will be in the numerator। 3/10 टाइम इंटरवल कितना है? देखो 0 और ये 10 सेकंड्स, तो 0 to 10 सेकंड्स मतलब टाइम इंटरवल हो गया 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे अगर 10 डाल दो नीचे तो उससे अब हमको मिल जाएगा सिंपली 0.3 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड दैट इज आल्सो, अभी ए पे वो पहले था और सी पे चला गया, मतलब वो लेफ्ट डायरेक्शन में गया ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाने का मतलब है उसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन अभी सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से, दैट इज यस -0.3। फिर भी ए वन ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस उसी के अंदर है। यस, let us see the next question। Read this question carefully। A body travels 30 meter in an interval of 2 seconds and 50 meter in the next interval of 2 seconds. Then the acceleration of the body is, okay, so we want to find out the acceleration of the body. It is given that it travels 30 meter distance in the 2 seconds and 50 meter in next 2 seconds. Just remember this question, ये क्वेश्चन दिमाग में रखो। ओके, याद रखो 30 मीटर इन 2 seconds and 50 meter in next 2 seconds। okay, so let us start to draw the diagram। Suppose this is the starting point of the body, this is time t equal to 0 seconds। okay, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम t equal to 2 seconds और यहाँ पे आएगा टाइम t equal to 4 seconds। ओके, क्योंकि नेक्स्ट 2 seconds बोला ना उन्होंने, तो नेक्स्ट 2 seconds का मतलब क्या होता है? 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का इंटरवल, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड हो गया। तो क्या दिया हुआ है कि इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड इट ट्रैवल्स 50 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे याद करो कि हमको अगर वो बॉडी एक्सेलरेटेड है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी एक्सेलरेटेड है? Obviously it should be, otherwise the distance traveled in equal intervals would be the same। हाँ, equal intervals में अगर equal distances travel करता है तो उसको हम बोल सकते हैं it is its velocity is constant and its acceleration is 0। बट यहाँ पे पहले 2 सेकंड में उसने अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कि उसका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड रहने वाला है। और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हम क्या करते हैं? डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप कैसे ढूंढते हैं? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s equal to ut plus half a t square। ओके, अभी इसको अगर हम यहाँ पे यूज करने के लिए ट्राई करेंगे तो देखो, अगर हम सपोज इस इंटरवल में अगर उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? देखो s will be 30, no doubt, for this first situation। u is going to be 0 because it just starts, and t is going to be 2 seconds here, plus half of a is not known। okay, a हमको पता नहीं है, चलो ठीक है, keep it as it is, a into t square, t is 2 here, so we can just replace it by that, so 2 का square। so इससे हमको मिलेगा 30 is equal to, ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1/2 times of a into 4, करेक्ट है, इससे हमको 2 कैंसिल होके मिलेगा 2 और हमको मिलेगा 30 is equal to 2a, जिससे मिलता है a is equal to 50। यहाँ तक समझ में आने से a is going to be equal to 15 meter per second square। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया, a निकाल लिया। चलो ठीक है, अभी निकालना क्या है हमको? Just see the question again। Just read the last statement, acceleration of the body, that is what we want to find out, no? वो तो मिल गया, that is 15 meter per second square।
अच्छा, body travels 30 meter. Okay, initial velocity is not given here. Okay, तो initial velocity हम 0 है ऐसा assume नहीं कर सकते. ठीक है, we don't know the initial velocity. You have to consider it as u, whatever it may be. तो देखो ठीक से ये बन जाएगा 30 is equal to 2u plus यहाँ पे क्या आएगा half of a into 4, जिससे 2 और 4 कैंसिल होके बचेगा 30 is equal to 2u plus 2a, करेक्ट है. और फिर इसको अगर 2 से पूरा डिवाइड कर दो तो देखो अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, इससे मिलता है 15 is equal to u plus a, मतलब ही u plus a is equal to 15. ये एक इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट we'll just require another equation to find out u or a or both. ठीक है, तो अभी दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, फिर से हमको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना है. ओके, फिर से हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना होगा, बट ऑन द होल. सर कोई ना, जान दो सर. समझ गया. Okay, देखो once again we have to use the second characteristic equation here, that is s equal to ut plus half a t square. But यहाँ पे हम इंटरवल अलग सिलेक्ट करेंगे. We will select the interval 0 to 4. ये 0 to 4 ये पूरा इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे. तो उसमें यहाँ पे हमको मिल जाएगा s के बदले क्या आएगा बताओ, यहाँ से लेके वहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 30 प्लस वो 30 मीटर 80, करेक्ट. तो ये 80 बन गया. ओके, और u क्या है, u जो हमको यहाँ पे जो था वही यहाँ पे यूज करेंगे, 2 into 4 प्लस हाफ इंटू a जो है, a हमको वैसे भी पता नहीं है, इंटू t 4 ही लेना है, तो 4 का स्क्वायर. इससे हमको मिलेगा 80 is equal to 4u plus here it is half of a into 16, जिससे ये 2 और 16 कैंसिल होके 8 बचेगा, जिससे ये 80 is equal to 4u plus 8a बन जाएगा. अभी इसमें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, थ्रू अपॉन 4 and here it is upon 4 again, so that we can just be left with 20 is equal to 4 cancel u plus 4 2s are 8, so it's 2a. Okay, so we can just say that this u plus 2a is equal to 20 and just record it as equation number 2 here. Okay, तो इसको हमको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करना है. अभी 1 और 2 का हम क्या कर सकते हैं जो हमको a मिल जाए. सर सब्सट्रैक्ट. Yes, very good. Subtract. So if we just put this equation below this here, then we can get this u plus a is equal to 15. This is equation number 1. And if we just subtract them, minus minus minus, so u will get cancelled and 2a minus a will become simple a, and here 20 minus 15 will become 5. And this 5 is going to be the acceleration, which is going to be the answer. Let us check. Yes, second option will be the correct one. Okay. If you want, you can just take the screenshot of this. Okay, can you solve this on your own? Check. Distance traveled by the body is given, and we want to find out the acceleration of the body. कैसे करेंगे, कौन बताएगा? देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिया हुआ है, 2s is equal to
10t plus 5t square. Yes. See here, actually, we can just divide this whole thing by 2 and get this 2s is equal to 10t plus 5t square. That is divided by 2, divided by 2, divided by 2. So that these 2 gets cancelled and we are left with s. Here 2 ones are, 2 5s are. So it becomes 5t plus here it will be half of 5 into t square. Correct है? अभी इसको जस्ट कंपेयर करो, ये s is equal to ut plus half a t square के साथ. That's all. And you will just get the acceleration to be equal to 5. Even अगर initial velocity भी अगर पूछा रहता तो वो भी 5 आता था, ठीक है? Just by comparing, ये compare करके हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से. Okay? चलो ठीक है. So these are the MCQs. Let us continue this same MCQs tomorrow also, because this will just form a solid foundation. ये बहुत सारे MCQs के अंदर ये काइनेमेटिक इक्वेशंस बार-बार यूज करने पड़ते हैं, और अगर आपको यही अगर पता नहीं रहेगा किस तरह काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने होते हैं, तो बहुत सारे इक्वेशंस में या बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं. इसलिए थोड़ा सा हम वो ज्यादा सम्स इसके ऊपर कर रहे हैं. ठीक है. सो कल के लेक्चर में भी हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का ही थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, फिर मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.